गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरे कृष्ण भागवत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं ए विद्या अचीवर्स ग्रुप के बायोलॉजी क्लास 12 के इस क्लास में। और जैसा कि पिछले क्लास में हम सब कंटिन्यू कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, और आज मैं उसके पार्ट 4 के साथ आपके पास आया हूं। और आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 में जो इस पार्ट है, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहले भी हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत इसके बारे में, जो पिछले क्लास और पिछले अंक के जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं उसके अंदर आप बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में और इस अंक में, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर, द टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, द स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टिश्यू कल्चर। और जैसा कि मेरे सभी अंक में होता है, अंत में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एसेस करने के लिए हमारे पास एक चेक पॉइंट्स होते हैं, बस 2 या 3 प्रश्न, जिसके आधार से आप यह जान सकें कि यह जो अंक आपने पूरा करा, यह जो वीडियो आपने देखा, क्या वाकई में यह आपके काम का है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। इसमें पहले हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। जैसे हमने जो मेरे प्रीवियस पार्ट्स थे उसके अंदर आपने फ्यूजन के बारे में पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा है, स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है टू दिस, दैट इज़ रिलेटेड विद द प्लांट्स, इज़ द माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये सारा कुछ। तो हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। टिश्यू क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। याद रखिएगा कि इसमें सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर बच्चे जब टिश्यू को डिफ़ाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बोल सकते हैं, सिमिलर सेल्स नहीं। डिसिमिलर सेल्स भी टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पर परिभाषा देंगे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल दैट परफॉर्मिंग अ सिमिलर टास्क। मीन्स यहाँ पे टास्क जो काम है वो यदि सभी सेल्स, कई प्रकार के सेल्स हो सकते हैं, और सभी यदि मिलकर कोई एक कार्य को पूरा करते हैं तो इस विधि को हम लोग इस को हम टिश्यू कहते हैं। तो हम बात कर लें टिश्यू कल्चर में क्या होता है। द टिश्यू कल्चर और द माइक्रो प्रोपगेशन इज़ द मोस्ट रिसेंट एंड एडवांस टेक्निक इन विच थ्रू अ सिंगल सेल और अ टिश्यू अ होल न्यू प्लांट इज जनरेटेड। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह अभी पूरी दुनिया में सबसे अधिक, यह ब्रांच जो है बोटनी का सबसे अधिक सक्रिय है। और क्योंकि हम आप जानते हैं कि लगातार हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं हमारे पास कम हैं, हमें बहुत अधिक कृषि के लिए ज़मीन चाहिए। वी नीड दोज फील्ड, और साथ ही साथ हमें आवास के लिए भी ज़मीन चाहिए। हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके सभी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए उनके भोजन की भी व्यवस्था हमको करनी है। तो उसके लिए हमें प्लांटेशन अधिक से अधिक मात्रा में करनी होगी। तो यह जो बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसमें हम टिश्यू कल्चर पर ध्यान देते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम देख लें इस टेक्निक में हम क्या करते हैं। इस टेक्निक में हम सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल सेल, बहुत ही छोटा एक सिंगल सेल होता है, जो कि आप जानते हैं कि पौधों के सिंगल सेल बहुत छोटे होते हैं। ये सिंगल सेल या टिश्यू से पूरे एक न्यू प्लांट को हम जनरेट कर देते हैं। द टर्म टिश्यू कल्चर वॉज गिवन बाय अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एम थॉमस। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर जाएं और इसके यदि इतिहास पर प्रकाश डालें तो ये मन में यह बात आती है कि भाई वो एक कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू कल्चर को शुरू किया था। तो टिश्यू कल्चर को सबसे पहले शुरू करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है एम थॉमस। और द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल टू जनरेट अ होल न्यू प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। देखिए, यहाँ मेडिकल वाले जो छात्र हैं वे हमेशा इस बात को, यहाँ पर से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो मेडिकल के लिए बाहर आता है, वह टर्म है टोटिपोटेंसी।
टोटिपोटेंसी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू जनरेट अ होल न्यू प्लांट। यदि पूरे एक सेल से एक बहुत बड़े से पौधे को आप जनरेट कर देते हैं तो उससे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और देखें, दिस टेक्निक वाज फर्स्टली डन बाय हर्बर्ट लैंड इन 1900। और सबसे पहले हर्बर्ट लैंड, इस चीज़ का श्रेय यदि किसी को जाता है तो हर्बर्ट लैंड नामक वैज्ञानिक हैं। एंड ही डेवलप्ड अ होल न्यू कैरेट प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ कैरेट। बहुत सिंपल सी बात थी। हर्बर्ट लैंड ने एक छोटे से गाजर के टुकड़े को लिया, उसे जो न्यूट्रिएंट्स के जो मीडियम होते हैं, न्यूट्रिशनल मीडियम होते हैं, उसको मीडिया कल्चर कहते हैं, उसमें उन्होंने उस टिश्यू को कल्चर करा और महज 21 से 30 दिन के बीच में उन्होंने एक होल न्यू गाजर के पौधे को प्राप्त कर लिया। तो यह क्यों कर पाए? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल। हालांकि यह चीज़ एनिमल में बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एनिमल में जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल बॉडी होती है जीन्स के कारण और उनके ऑर्गेनाइजेशन के कारण बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आप इसको एनिमल में देख पाना थोड़ा संभव नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इसके आगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसमें कितने प्रकार के टिश्यू कल्चर हो सकते हैं। मतलब टिश्यू कल्चर है क्या? टिश्यू कल्चर का अर्थ सिंपल वे में यदि हम कहें तो किसी पौधे के किसी एक टिश्यू को और टिश्यू सेल को यदि आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने से यदि आप किसी एक होल न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं। कौन सा प्लांट? वही प्लांट जिससे वो बना है या जिससे वो प्राप्त हुआ है, उस प्लांट को। जैसे आम से यदि आपने टिश्यू को कलेक्ट करा, क्योंकि देखिए यदि आप बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, तो वहाँ भी आपको यह इस बारे में याद होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं कि जो पौधों के जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे हम नए पौधों को जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पौधे का किसी भी भाग से ये जो हम टिश्यू कलेक्ट करते हैं उस टिश्यू से हम एक नए पौधे को खड़ा कर देते हैं। और एक ही नहीं, इस विधि से आप बहुत कम समय में आप बहुत सारे पौधों, हजारों लाखों पौधों को जमा कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल यदि आप नेचुरल विधि से देखें तो जब हमको एक पौधे को विकसित करना होता है, बनाना होता है, तो नेचुरली वह बीज से डेवलप करता है। मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया हमने आम का, तो आम क्या है? आम का एक फल है, पेड़ है। जब वो आम का फल लगा है, आम का फल पकेगा, उसको कोई जीव खाएगा या फिर वो डिकम्पोज होगा, उसमें से बीज निकलेंगे। बीज को, जो बीज है वो अभी डॉर्मेंट स्टेज में है, जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम वाटर और पीएच और ये उसका सूटेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड होगा, तो वो क्या करेगा? वो बीज फिर एक नए पौधे को जन्म देगा। फिर ये पौधे को डेवलप होने में लंबा समय लगेगा। 2 से 5 साल के समय के बाद फिर यह आम का जो पौधा है यह फिर अपने आप को एक नए पौधे में बदल लेगा और फिर यह फल देने लायक होगा। लेकिन यहाँ टिश्यू कल्चर में हम बहुत कम समय में, महज आप 21 दिन से 30 दिन के बीच में आप पूरे एक टिश्यू के टुकड़े से आप कई टिश्यू को बना सकते हैं, कई पौधों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल है। और आज के इस समय में जहाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यदि हमको पौधा चाहिए तो हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, ICMR है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भारत में हैं जो टिश्यू कल्चर जहाँ होता है और जहाँ नए नए पौधे और नए नए किस्म के चावल, गेहूं और तरह तरह की चीज़ें विकसित की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं कि टिश्यू कल्चर जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, यदि हम टिश्यू को कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं इसके हिसाब से यदि बांटा जाए, जिसको हमने बहुत ब्रॉडली, बड़े आसान लफ्ज़ों में हमने इसको बांटा है, तो ये है मेरिस्टेम कल्चर, embryo culture, seed culture and callus culture. That is, the tissue when collected from meristem, it is called meristem culture. When it is collected from embryo, that is called embryo culture. When it is collected from seed, it's seed culture. And when it is from the callus, it is called callus culture. So as बड़ा ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ध्यान से देखें। इनके 3 स्टेप्स होते हैं। इन टर्म्स को आप देख लें, पहले इन टर्म्स को बात कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि ये टर्म्स कौन कौन से हैं।
देखिए इसको बड़ा रोचक और बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, इसलिए बनाया है कि बहुत कम समय में आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लें। और होता ऐसा है कि जब आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिनको बहुत आसानी से समझ पाना इतना आसान नहीं होता। साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारे जो टर्म होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, आप उनको समझ नहीं पाते, फिर आप उसके डिफिनीशन में घुस जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि चलो लेट इट बी, बिकॉज थोड़ा सा क्लासिकल बॉटनी जो है वो लोगों को थोड़ा हैरान परेशान करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप मेरे साथ हैं तो आप सभी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ज़रा देख लें इसको। इट इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में क्या क्या है? डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन, that the two important words are here. Now the multiplication phase, that is the callus formation, and the root formation phase or plantlet is formed. तो पहला हम बात करें इनिशिएशन फेज की। क्या होता है इनिशिएशन फेज? डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन। इस टर्म के बारे में आपने बहुत कुछ चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में, जहां आपको याद होगा। यदि आप कक्षा 11वीं तो ज़रूर पढ़े होंगे क्योंकि आप 12वीं में हैं, तो 12वीं के छात्र को तो कक्षा 11वीं के बोटनी के उन भाग को तो ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए जहाँ पर वो पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर आप क्या पढ़े थे? प्लांट ग्रोथ था, प्लांट ग्रोथ के अंदर हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा था, और वहाँ पर आपने पढ़ा था कि ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। मीन्स व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन? मीन्स स्पेशलाइजेशन। प्लांट सेल, जैसे मान लीजिए कोई स्टेम सेल है या कोई अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मीन्स द सेल विच कैन गो इन एनी डायरेक्शन एंड कैन डू एनी वर्क। तो जब तक वो किसी वर्क को नहीं करा है तब तक उसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कहते हैं। जब वो किसी खास वर्क को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसे हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, उसे डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मीन्स कोई एक सेल स्पेशलाइज्ड हो गया किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। अब मान लीजिए कि उस स्पेशलाइज्ड सेल को हमको वापस से ज़ीरो पे लाना है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई सेल है, वह सेल डिफ्रेंशिएट होकर इपिथेलियल टिश्यू को बनाता है। तो जब भी आप उस सेल को कल्चर करेंगे उससे आपको इपिथेलियल टिश्यू ही मिलेगा। जैसे कोई सेल यदि प्लांट्स में मान लीजिए पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है, बड़ा सिंपल टिश्यू है। यदि कोई सेल स्पेशलाइज्ड होकर पैरेनकाइमा का निर्माण कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक पैरेनकाइमा को ही बनाता रहेगा। समझ गए? लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हम उसको उस स्टेज में ले जाएं जब वो प्रारंभिक इम्ब्रियानिक स्टेज में था या प्री मेरिस्टेम स्टेज में था, दैट इज़ जो इम्ब्रियानिक सेल स्टेज कहते हैं, तो उस स्टेज में यदि आप उनको ले जाना चाहते हैं तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन मीन्स अब उनको हम वापस ला रहे हैं, उनको जो स्पेशलाइज सेक्टर हमने उसको प्रोवाइड करा है अब उनसे उनको वापस लाना है। और फिर जब इन्हें हम रीडिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों रीडिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि अब इनसे हमें एक नया डायरेक्शन या नए तौर पे कुछ दूसरे ऑर्गन्स को बनाना है। मीन्स मान लीजिए कि जिस इपिथेलियल टिश्यू को, जैसे पैरेनकाइमा को हमने लिया, उसे अनडिफ्रेंशिएट करके उसे फिर वापस से एम्ब्रियनिक सेल में बदला और फिर एम्ब्रियनिक सेल को अब रूट बनाने के लिए भेज दिया कि नहीं भाई अब तुम जाओ स्पेशलाइज्ड होकर रूट बनाओ। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड रीडिफ्रेंशिएशन। तो ये सारे टर्म्स हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज आता है जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो होते हैं, टिश्यू, जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस जो फॉर्मेशन होता है, एंड द लास्ट वन इज द रूट फॉर्मेशन। और जब रूट उस कैलस के अंदर बनने लगते हैं तो फिर प्लांटलेट बनता है और इस प्लांटलेट को फिर आप कहीं ना कहीं पौधे के रूप में विकसित कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, ये क्या है। तो हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर की। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, और वैसे तो जो भी इसमें डिस्कस मैंने अभी करा है दैट इज़ फार सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज ऑल एट वेल। बट यदि आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा भी समझना चाहिए तो जो मेरे लाइव सेशन आ रहे हैं वो जो हमारा ई विद्या अचीवर्स है ग्रुप, तो इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक के साथ जा सकते हैं। तो आप वहाँ जो लाइव सेशन है वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसे भी यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो ये इस वीडियो के अंत में आप फिर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप प्रश्न डाल सकते हैं। यदि हमारी ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आती हैं तो आप कुछ मत कीजिए, बस आप बने रहिए
हमारे इस चैप्टर्स के साथ और हमारे वीडियोस के साथ आपको चीज़ें समझ आते रहेंगी। और बस करना यह है कि आपको प्रीवियस जो पहले से बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या सेशन आ रहा है। तो जैसा मेरा होता है कि हर क्लास हर वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं बता देता हूं कि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। तो जैसे ही आप ऐसा रहे और मेरी वीडियो आती है तो उससे पहले आप पढ़कर तैयार रहें, फिर आप पढ़ें, फिर कमेंट्स कर सकते हैं और फिर जाकर आप इसको पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आप बिल्कुल भी अच्छे रैंक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखें, एडवांटेजेस देख लें, क्या क्या इससे क्या क्या फ़ायदे हैं टिश्यू कल्चर से। तो पहला कहता है डेवलपमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू। जैसे हमने कहा कि बहुत ही छोटे मात्रा में यदि आप टिश्यू कलेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे प्लांट को बहुत शॉर्ट समय में आप बनाना चाहते हैं तो ये अभी आप कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि देखिए, अभी हम जानते हैं जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जब सक्सेशन में आप आगे पढ़ेंगे, 12 क्लास में आप हैं तो आप चैप्टर नंबर 15 में इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले भी आप यहाँ पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप 10th क्लास में आप सक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा है। तो आप जानते हैं कि सक्सेशन में प्लैंक्टोनिक स्टेज से शुरू होता है और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट में जाता है और फिर जंगलों में आग लग जाती हैं और आग लगने से बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका बड़ा ही नेचुरल और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यह है कि बहुत कम समय में तो हम बहुत अच्छे पौधों को विकसित कर सकते हैं, यह तो एक हमारा गुण है ही। दूसरा, टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कोई पौधा जो है वह जैसे अभी अलास्का के जंगलों में आग लगी हुई है तो उसमें क्या है, बहुत सारे पौधे जल गए हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई एक ऐसा पौधा हो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और वह ख़त्म हो रहा है, और उसके ख़त्म होने से क्या है कि उस पर डिपेंडेंट कोई एक जीव है जो सिर्फ उसी पर रहता है और वह भी नष्ट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। यदि वो पौधा चला गया तो वो जानवर भी चला जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि उसकी थोड़ी मात्रा में भी हमारे पास यदि टिश्यू उपलब्ध है तो उस टिश्यू की सहायता से हम नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए देखें, फिर देखते हैं डिजीज़ फ्री एंड विद अ डिज़ायर कैरेक्टर प्लांट इज जनरेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए कि एक बीमारी है, दैट इज़ सरसों में एक बहुत ही या 40% हमारे यहाँ अनाज को बर्बाद करता है, दैट इज़ वाइट रस्ट इन क्रूसीफेरी। वाइट रस्ट मीन्स उजला उजला रस्ट हो जाता है, रस्ट टाइप का बनता है पौधे में, और 24 से 72 घंटे में पूरे एकड़ के एकड़ यदि खेत में ले लगा है, मीन्स हेक्टेयर भूमि में भी यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो पूरी खेती यह बर्बाद कर देता है। यह एक फंगल डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए मान लीजिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही पौधे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि एक दो पौधा भी बच जाता है तो जो पौधा बचता है इस बीमारी के संक्रमण के बाद वो क्या है, रेजिस्टेंट है। आप समझते हैं इसके बारे में कि वो रेजिस्टेंट है, उसको ये बीमारी नहीं होगी। यदि हम इस पौधे का जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लें या फिर इसके टिश्यू को लेकर फिर इसके जैसे सरसों के पौधों को हम विकसित करें तो क्या होगा, यह रेजिस्टेंट प्लांट होगा, या ऐसा रेजिस्टेंट प्लांट होगा जिसको वाइट रस्ट नामक बीमारी कभी नहीं होगी। समझ गए। तो नेक्स्ट है जेनेटिक ट्रेट इज़ कंजर्व। तो अभी जैसे अभी हमने दो एग्जांपल दिया, जो अलास्का के जंगल के पौधे का एग्जांपल दिया और दूसरा हमने जो सरसों का जो पौधे का एग्जांपल दिया। इन दोनों ही एग्जांपल में हम यदि उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को, उस सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं जिसके कारण वो डेवलप हुआ है, उसको यदि हम संभाल कर रख दें तो हमको एक नई पौध प्राप्त होती है। नो गैमेट्स, नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज एज इट इज़ अ लैब सस्टेनिंग procedure. So here no gamete, no pollination and no fertilization is required. तो ये तो एज ऑब्वियस है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचर में बायोटेक्नोलॉजी की तरह से इस तरह से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्या। ऐसा लगता है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने चाहिए, क्योंकि हर बायोलॉजिकल प्रोसेस के प्रोस एंड कॉन्स तो होता ही है। मीन्स वो अच्छा है तो वो ख़राब भी है। तो क्यों खराबी है, तो देखिए, नो वेरिएशन ऑकर हेंस इट नेवर क्रिएट्स अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट। देखिए, बार बार आप एक ही तरह के पौधे को आप क्रिएट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब यह जो पौधा है, यदि कोई दूसरी बीमारी आई और आप इस पौधे को, मान लीजिए कि सरसों का वो पौधा आप लगाएं और वहाँ पर वाइट रस्ट आया, तो ठीक है, ये वाइट रस्ट से बच सकता है। लेकिन यदि वहाँ पर ब्राउन रस्ट आ जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन,
In that very case, the whole plant or the whole field will die. The field will die. No, like that. So some kind of plant are generated again and again. तो यहाँ पर जब वेरिएशन नहीं है तो आप एक ही प्रकार के पौधों को कई बार आप बिल्कुल, यदि आपको पसंद है, जैसे मान लीजिए एक आम का पौधा है जिसका नाम है कृष्णभोग, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अभी क्या कृष्णभोग का मान लीजिए कि हम एक वैरायटी अपने पास रखना चाहते हैं। अब इस वैरायटी के साथ हम क्या करेंगे कि उस वैरायटी को, सपोज़ कि मेरे को ये बहुत पसंद है और ये पौधा मेरे पास है, इससे पहले कि वह मेरा वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वह सेंसेंस में चला जाए, मर जाए, उससे पहले मैंने क्या करा है कि टिश्यू कल्चर से उसकी हज़ारों कॉपी बनाई है और मेरा तो बगीचा ही उससे है बना हुआ है। अब चलो, मेरे को तो ये पसंद है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जिनको उसका गंध पसंद नहीं हो, उसकी स्मेल पसंद नहीं हो, या वो फ्रूट उनको अच्छा नहीं लगता हो, या उसमें कुछ पर्टिकुलर कीड़े हैं जो बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके अंदर इंटर करते जा रहे हों। तो इन सब चीज़ों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट नीड्स स्पेसिफिक टूल्स, टेक्निक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप घर में बैठकर टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते। टिश्यू कल्चर के लिए आपके पास लैब होना चाहिए, एक सोफिस्टिकेटेड लैब होना चाहिए, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए वो सारा होगा, तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एट ऑल। एंड द लास्ट वन इज, इट इज़ अ कॉस्ट रिलेवेंट प्रोसीजर। यह एक कॉस्ट रिलेवेंट प्रोसीजर है, इसमें पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। एक किसान घर में बैठकर यह काम नहीं कर सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। किसके डिसएडवांटेजेस हैं? दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। नाउ एट द एंड, जैसा कि आपको पता है कि एंड में जो भी आप पढ़ते हैं उससे संबंधित कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, तो ज़रा देख लें, एक नज़र डाल दें। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव स्टडी एस्टेब्लिश अ कल्चरल प्रोसीजर ऑफ योर ओन टू डेवलप ए प्लांट थ्रू ए टिश्यू कल्चर। देखिए, आपको एक थ्योरी लिखना है, क्योंकि भाई जैसा अभी हमने कहा कि एक कॉस्ट रिलेवेंट और इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो आप अपने घर में तो भाई लैब इस्टेब्लिश कर नहीं सकते। तो लैब नहीं कर सकते तो कम से कम आप प्रोसीजर तो लिख ही सकते हैं। तो आप हमको एक प्रोसीजर लिख कर भेज सकते हैं कि हाउ यू विल इस्टेब्लिश अ कल्चरल प्रोसीजर ऑफ योर ओन टू डेवलप अ प्लांट एट योर होम। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और ऐसा थ्योरी को आप लिख कर कमेंट बॉक्स में भेजिए यदि आपको आवश्यकता होगी। और आपका यदि बहुत ही सही आपने कुछ बनाया तो लेट्स डू, आप बिना लैब के भी घर में आप इसे कर सकते हैं और नए पौधों को डेवलप कर सकते हैं। नारियल के पानी में जो डाव का पानी होता है, इसका इस्तेमाल कर मैंने भी गाजर को डेवलप करा है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ये आप भी कर सकते हैं। तो एट द एंड आप जैसा होता है, थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं तो और भी अपने मित्रों को शेयर करें। तब तक बने रहिए, और जो हमने टॉपिक को आज डिस्कस करा है इसके ऊपर आप जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास फिर हम एनिमल में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऐसा ही बने रहिए। होप सो कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हों। चलें, तब तक के लिए